नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम सीरिया में नए प्रशासन की बढ़ती चुनौती और पाकिस्तान में ट्रंप के खौफ की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। इजराइल का यमन के हुतियों पर जोरदार पलटवार। हवाई हमले में सना हवाई अड्डे और होदेईदा बिजली संयंत्र को बनाया निशाना। उधर सीरिया में असद के वफादारों ने भी संभाला मोर्चा। घात लगाकर किए गए हमले में 14 सुरक्षा कर्मियों की मौत। इमरान खान का बड़ा दावा, सरकार की जेल से घर शिफ्ट करने की पेशकश ठुकराई। ट्रंप के सलाहकार रिचर्ड ग्रेनेल ने उठाई रिहाई की मांग। सैन्य अदालत ने 9 मई दंगे मामले में 60 और लोगों को सुनाई सजा। अब दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति पर भी चलेगा महाभियोग। संसद में प्रस्ताव पेश। विपक्ष का पूर्व राष्ट्रपति की जांच को लेकर कोई कदम नहीं उठाने का आरोप। ताइवान की एक अदालत ने राष्ट्रपति पद के दावेदार वेन जे को भ्रष्टाचार के आरोप में ठहराया दोषी। ताइपे का मेयर रहने के दौरान रियल एस्टेट सौदे से जुड़े मामले में $5 लाख की रिश्वत लेने का आरोप। मोजाम्बिक में प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा के बीच 1500 से अधिक कैदी फरार। अब तक 33 की मौत। विवादित चुनाव नतीजों के बाद देश में जारी है प्रदर्शनों का सिलसिला। और आइए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। अमेरिका में सत्ता बदलने वाली है। जनवरी में ट्रंप देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे और इसका असर पाकिस्तान में भी दिखने लगा है। पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए ट्रंप टीम का रवैया नरम होने के कारण इसका असर अब पाकिस्तान पर भी दिख रहा है। जेल में बंद इमरान और उनकी पार्टी की मांगों को लेकर अब पाकिस्तान की सरकार ने इमरान की पार्टी से बातचीत शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। कहा जाता है कि पाकिस्तान को 3A यानी अल्लाह, आर्मी और अमेरिका चलाता है और ये कहावत कई बार सिद्ध भी हो चुकी है। पाकिस्तान में अमेरिका की कितनी बड़ी भूमिका होती है, इसका अंदाजा वहां की तेजी से बदलती सियासी चाल से लगाया जा सकता है। चंद दिनों पहले ISI के पूर्व प्रमुख जनरल फैज हमीद के बहाने इमरान खान को फांसी के तख्त पर चढ़ाने की जुगत में लगी सेना और सरकार के रुख अब बदले बदले नजर आते हैं। इस बड़ी तब्दीली का कारण कोई और नहीं, अमेरिका है। 20 जनवरी को व्हाइट हाउस की कमान संभालने वाले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार रिचर्ड ग्रेनेल बार बार इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व तेज गेंदबाज इमरान खान के पक्ष में जोरदार बल्लेबाजी करते हुए कहा कि इमरान खान उन्हीं आरोपों का सामना कर रहे हैं जिनके कारण पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को भी सजा हुई थी। उन्होंने कहा कि इमरान के कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध थे। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य देशों के बड़े नेताओं की अपील के बाद सरकार और इमरान की पार्टी के बीच बातचीत का दौर भी शुरू हो गया है। दोनों पक्षों के बीच सोमवार को पहली मीटिंग हुई और अब अगली बैठक के लिए 2 जनवरी का दिन तय किया गया है। इससे पहले गुरुवार को PTI की वार्ताकार टीम ने जेल में इमरान खान से मुलाकात कर पिछली बैठक की जानकारी दी। इमरान खान ने अपनी टीम से जेल में मिलने की इच्छा जताई थी। इमरान खान ने सार्थक बातचीत के लिए सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे भी रखी हैं। उन्होंने विचाराधीन राजनीतिक कैदियों की रिहाई और 9 मई व 26 नवंबर की घटनाओं की जांच के लिए एक न्यायिक जांच आयोग की स्थापना की मांग की है। इमरान खान ने कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी कर ली जाती हैं तो उनकी पार्टी विरोध प्रदर्शनों को स्थगित कर देगी। गौरतलब है कि PTI और सरकारी समितियों के बीच होने वाली बैठक की अध्यक्षता संसद के स्पीकर ने की थी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने व्यापक हित के लिए बातचीत में सकारात्मक प्रगति की उम्मीद जताई है। 2 जनवरी को होने वाली बैठक में PTI अपनी मांगों को वार्ता समिति के समक्ष पेश करेगी। इमरान खान करीब 1.5 साल से जेल में बंद हैं।
उन्हें कई मामलों में राहत जरूर मिल गई है, लेकिन बाहर आने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। सेना और सरकार के साथ मतभेद के कारण जेल का दरवाजा खुल नहीं पा रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जेल की दीवारें कितनी देर तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव को झेल पाती हैं। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। इस खबर पर हम उनसे बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ये है कि क्या अमेरिका में जब जनवरी के बाद ट्रंप का प्रशासन वहां पर आ जाएगा, इसका कहीं ना कहीं फर्क अब पाकिस्तान पर दिख रहा है? उसके बाद जो डायलॉग है, इंटरनल डायलॉग, वो पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। ये प्रेशर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है, क्योंकि हमको एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि इमरान खान जो डेटा हमें बता रहा है, अभी सबसे पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान में। और अगर आज चुनाव होते हैं तो वो जीतने की पूरी संभावना है कि वो और पीटीआई जो उनकी पार्टी है वो जीतेगी। तो जो अमेरिका के जिस रिचर्ड ग्रेनेल की बात की, जिनकी ट्वीट्स आ रही हैं पूरी ओपनली सपोर्ट के लिए, उससे मुझे लगता है सिर्फ पीटीआई को नहीं, लेकिन जो लोग समर्थक हैं इमरान खान के, वो भी बहुत उत्साहित होंगे। और अगर ओवरऑल बैलेंस देखा जाए, पॉलिटिकल बैलेंस, तो इस वक्त इसके कारण, अमेरिका की सपोर्ट के कारण, पलड़ा जो है वो इमरान खान का भारी बढ़ता नजर आ रहा है। अब आती है बात, इसमें लूजर्स कौन हो सकते हैं? वो दो हैं। एक जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, ऑलरेडी उनकी तरफ से, उस पार्टी की तरफ से, और बिलावल भुट्टो जो फॉरेन मिनिस्टर, उनकी तरफ से एंटी ट्रंप काफ़ी एक तरह से स्टेटमेंट्स भी आए हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक लूजिंग साइड होगी। और तीसरी और सबसे ज़रूरी, जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने कहा था कि पाकिस्तान को चलाने के लिए अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, ये एज की जो बात की है, तो इसमें आर्मी को भी खासी, आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ है, उनको क्षति पहुंचेगी। क्योंकि अभी इसमें एक नया पहलू जो चंद्रशेखर जी जो जुड़ता है, वो चीन का पहलू है। और चीन का ये पहलू ये है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, ऑफ लेट, पहले जब आसिम मुनीर आए थे तो उन्होंने कोशिश की थी कि वेस्ट के साथ ज़्यादा क्लोज आए, लेकिन फिर बीच में बदलाव आया और चाइना की तरफ आर्मी काफ़ी जा रही है। तो मुझे लगता है चाइना फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा जो अमेरिका के रवैये को डिक्टेट कर रहा है। एक एक्सटर्नल फैक्टर भी है, इंटरनल इमरान खान की तो बात है ही है, लेकिन चाइना फैक्टर भी इसमें जुड़ता है, जिसकी वजह से अमेरिका की सपोर्ट जो है इमरान खान को ज़्यादा जा रही है। यहीं पर इसी सवाल को मैं थोड़ा सा दूसरे तरह से आपसे जानना चाहूँगा। क्या जो डेमोक्रेटिक सेटअप है अमेरिका का, उसका रवैया पाकिस्तान के लिए अलग रहता है, और जो रिपब्लिकन सेटअप आएगा उसका रवैये की तो हम बात कर ही रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अलग है। बहुत दोनों में ज़मीन आसमान का एक तरह से फ़र्क है। और ये सिर्फ मैं रिपब्लिकन की बात नहीं कर रहा चंद्रशेखर जी, ये बात ट्रंप का अपना रवैया जो है, डोनाल्ड ट्रंप की एक पहले से, जब वो 2016 से 20 तक जो प्रेसिडेंट रहे हैं, तब उनकी मुलाकातें हुई हैं इमरान खान के साथ, और पर्सनल केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी बताई जाती है। इतने मतलब ट्रंप साहब ने ये भी कहा था कि कश्मीर के मसले पे अगर आप बीच में चाहें हमें मीडिएटर हम कर सकते हैं। भारत ने उसको नकार दिया था, प्रधानमंत्री मोदी ने उसको नकार दिया था। लेकिन एक तरह से जो इक्वेशन है डोनाल्ड ट्रंप की और इमरान खान की, काफ़ी घनिष्ठ है और काफ़ी अच्छी है। तो ये बात सिर्फ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बीच की बात ही नहीं है, ये पर्सनैलिटी फैक्टर इसमें ज़्यादा आ रहे हैं। और जो टीम बनाई है डोनाल्ड ट्रंप में, जिसमें रिचर्ड ग्रेनेल, ये है प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर स्पेशल मिशंस, एक खास पोस्ट क्रिएट की गई है। तो ये जो टीम आ रही है, ये पाकिस्तान में इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। और जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली क्या है चंद्रशेखर जी, कि पाकिस्तान एक बैटल ग्राउंड है चाइना और यूएस के इन्फ्लुएंस के लिए। तो क्योंकि फौज ज्यादा करीब जा रही है चाइना के, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इमरान खान का मोहरा अमेरिका की अगर तरफ से देखें तो इसको खेलना बहुत जरूरी है। आगे अनप्रेडिक्टेबल है इमरान खान। ये कहना कि वो बिल्कुल अमेरिका के हो जाएंगे, अगर हम सोच रहे हैं कि इसके बाद उनकी रिहाई होगी या चुनाव होगी, वो अभी वो बाद की बात है। लेकिन जो अमेरिकन कैलकुलेशंस वो रहेगी कि इमरान खान के साथ वो जो चाइना का इतना प्रभाव बढ़ रहा था थ्रू मिलिट्री, उसको कम किया जाए।
तो वो भी एक मोटिवेशनल फैक्टर आएगा। बिल्कुल। अतुल जी, हालांकि आपने संक्षेप में इसका जवाब दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए आप इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करें कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसमें क्या कुछ उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा आने वाले दिनों में, जब जनवरी में वहां पर अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होगा। देखिए, प्रेशर तो जरूर पड़ेगा। आसिम मुनीर जो प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट है आर्मी की, वो है। दूसरी बात जो है कि हम देख रहे हैं कि आर्मी के अंदर बहुत सारी दरारें पड़नी हमें पड़ी थी और दिख रही थी। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तब उनकी जो इक्वेशन थी तब के आईएसआई चीफ फैज हमीद के साथ बहुत घनिष्ठ थी। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में तालिबान आए तो इधर से फैज हमीद ही गए थे आईएसआई चीफ ये नई तालिबान की लीडरशिप को करने के लिए। वो प्रो इमरान माने जाते हैं। उसी तरह से जो मई 9 में हादसे हुए थे उसके बाद कई रिटायर्ड जनरल्स जो हैं उन्होंने बात की थी इमरान खान के पक्ष में। तो एक तरह से अब जो पाकिस्तान की यूनाइटेड आर्मी जो हम पहले से जानते थे वो काफ़ी उसकी छवि बदल गई है। तो उसके अंदर भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी में जो एंटी आसिम मुनीर कैंप है वो ज़्यादा एक तरह से इनकरेज होगा और ये दरारें बढ़ेगी। और ये एक ट्रांजिशन मुझे साफ नज़र आ रहा है। ये ट्रंप के आने के साथ साथ जो है बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स नज़र आ रही हैं जो सामने हमारे आएंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्राइम मूवर इसमें होगा वो होगा इमरान खान की रिहाई। और अगर रिहाई होती है उसके बाद चुनाव, तो एक नया साइकिल शुरू हो रहा है जिसमें जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी आ रहे हैं, डोमेस्टिक और अमेरिकन फैक्टर, ये सारे मिलकर आ रहे हैं। ठीक है अतुल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है जिस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। एक छोटा सा ब्रेक। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, सबसे किफायती लाल निराला एमडीएच मसाला। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब बात करते हैं सीरिया की। सीरिया में असद के शासन का तो अंत हो गया है, लेकिन देश में असद के वफादारों की कोई कमी नहीं है। वर्तमान प्रशासन को हर मोर्चे पर इन वफादारों से लड़ना पड़ रहा है। वहीं कुर्द लड़ाकों और तुर्की समर्थित लड़ाकों के बीच संघर्ष भी नए प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ऐसे में सीरिया में स्थिरता को लेकर काफी चिंता बनी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। जिस सीरिया में बशर अल असद की सत्ता सिर्फ 2 हफ्तों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और अब उसकी राख में दबी असद के वफादारों की चिंगारी भड़क उठी है। पश्चिमी बंदरगाह शहर तारतूस में असद के वफादार बलों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 14 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 10 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कुख्यात सैयद नाया जेल के पूर्व अधिकारी को उसकी भूमिका के सिलसिले में गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो हमला कर दिया गया। इसमें असद के 3 वफादार भी मारे गए हैं। उधर अन्य मामलों में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद विद्रोहियों के नेतृत्व वाले प्रशासन ने होम्स, बनियास और जबला में कर्फ्यू लगा दिया है। बताया जा रहा है कि ये कदम एक वीडियो के कारण फैली अशांति के बाद उठाया गया है। इस वीडियो में अलवी समुदाय से जुड़ी मजार पर हमला दिखाया गया है। हालांकि सीरिया के आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि ये वीडियो पुराना है और नवंबर के अंत में अलेप्पो पर हुए विद्रोही हमले और अज्ञात समूहों द्वारा अलावी मजारों के तोड़फोड़ का है। तारतोस और लताकिया शहरों के अलावा असद के गृहनगर कोरदाहा सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी विरोध प्रदर्शन की खबर है। सीरिया में अलावी समुदाय एक अल्पसंख्यक संप्रदाय है।
असद परिवार और पिछले शासन के राजनीतिक और सैन्य अभिजात्य वर्ग इसी समुदाय से आते हैं। बागी नेताओं ने देश पर कब्जा करने के बाद धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने का वादा किया है। कई स्थानों पर क्रिसमस ट्री को जलाने की घटना के बाद से नए प्रशासन से अल्पसंख्यकों की रक्षा की मांग को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। ईरान ने हाल के दिनों में सीरिया में हुई घटनाओं की आलोचना की है। एक तरफ असद के वफादार अपने हथियारों को धार देने में लगे हैं, तो वहीं पूर्वोत्तर में कुर्द लड़ाकों और तुर्की समर्थित लड़ाकों के बीच संघर्ष जारी है। कल राष्ट्रपति एर्दोआन ने एसडीएफ के लड़ाकों के हथियार डालने की धमकी दी थी। नए प्रशासन के सामने हर मोर्चे पर चुनौती है, जिससे पार पाना आसान नहीं होगा। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, अगर सीरिया की हम स्थिति को देखें तो सीरिया में असद शासन का अंत हो गया है, लेकिन कल जो 14 सुरक्षा कर्मियों की वहां पर मौत हुई है, क्या कारण है? क्या असद के वफादार अभी भी वहां पर मौजूद हैं? चंद्रशेखर जी बिल्कुल मौजूद हैं, और ये कहना कि बशर अल असद या उसके पहले जो उनके पिता थे हाफिज अल असद एक तरह से तानाशाह रूलर्स थे, उनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी, वो बिल्कुल गलत होगा। मैं खुद सीरिया में एटलीस्ट मैंने 3 विजिट्स किए हैं वेरियस टाइम्स जब मैं मिडल ईस्ट में पोस्टेड था। तो उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस रहा है, और अलावाई जो समुदाय है ये एक तरह से रूलिंग क्लैन था, जिसके ये रिप्रेजेंटेटिव थे असद फैमिली। लेकिन एक पॉपुलैरिटी की जड़ें काफ़ी मजबूत थी। आइडियोलॉजिकली भी जो अरब नेशनलिज्म है जो वो सीरिया में काफ़ी स्ट्रांग रहा है। जो अब कल की बात कर रहे हैं, ये जो 2 जगहें हैं तारतुस और लताकिया, ये स्ट्रांग होल्ड्स रही हैं अलावाइट्स की। जो जब इनके ऊपर हमला हुआ या अरेस्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने रिवोल्ट किया। तो एक हम देखते हैं कि अलावाइट की फॉल्ट लाइन है जो कोस्टल एरियाज में जाके पड़ती है। बाकी और जैसे आपकी रिपोर्ट ने बताया वो ज़रूरी है उसको समझाना, वो ये है कि जो कुर्दिश इलाके हैं, अब कुर्दिश इंडिपेंडेंस एक पुरानी एक तरह से मूवमेंट रही है। और अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवर्स हुई थी, ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में। ट्रीटी ऑफ सेवर्स में प्रॉमिस किया गया था कि एक सेल्फ डिटर्मिनेशन होगी और कुर्दिश होमलैंड और कुर्दिश देश बनेगा। लेकिन वो जो एक तरह से प्रॉमिस था उसको नकारा गया, और 1929 तक ये बड़ा क्लियर हो गया था कि इनको स्टेटहुड नहीं मिलेगी। तब से ये कुर्दिश इंडिपेंडेंस की बात चल रही है। ये जो इलाका कुर्दिश इंडिपेंडेंस को होना था, उसमें एक कुछ इलाका सीरिया का है, बहुत बड़ा इलाका तुर्की का है, इराक का है और ईरान का है। अब जो बात हो रही है, सबसे बड़ा इलाका क्योंकि तुर्की का, और तुर्की ने इनको कुर्द को टेररिस्ट ग्रुप माना है। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी PKK, उसके जो हेड थे ओजलान, उनको अरेस्ट भी किया गया, अभी जेल में है वो तुर्की के अंदर। तो ये एक लड़ाई होगी तुर्की और कुर्दिश ग्रुप्स के बीच में। तो एक ये दूसरी फॉल्ट लाइन बन गई। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी दरारें हैं। एक है हयात तहरीर अल शाम HTS, जो अभी डोमेस्कस में हम जिनको देख रहे हैं। लेकिन उधर फ्री सीरियन आर्मी भी है। उधर हम देखें तो ईस्ट बिल्कुल ही पूर्व में इस्लामिक स्टेट के गढ़ हैं। बिल्कुल। और अगर हम सदर्न पार्ट में जाएं, वहाँ एक ड्रूज मिलिशिया है जो इजराइल के साथ भी उनके संबंध हैं। तो एक तरह से बहुत ज्यादा फेल्ट लाइन से ओलेवाइट सेक्ट की हमने बात की। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा खतरा है कि जो अब की स्थिति है सीरिया में, वो एक सिविल वॉर की तरफ तो नहीं जा रही। एक और अतुल जी, ये है कि वहां पर जो माइनॉरिटीज को लेकर के या दूसरे जो धर्मावलंबी हैं उनको लेकर के, क्योंकि असद का शासन कैसा ही रहा हो, कितना ही उसमें कुख्यातपन रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेक्युलर सीरिया की पहचान थी। अब उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से ये देखा जा रहा है कि नया प्रशासन जो आया है उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप असद क्लैन जो थे वो इतना हार्ड सेक्युलर जिसको कहते हैं वैसे थे। और इस तरह से कोई भी अल्पसंख्यक हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, अलावाइट कथाई हैं, ड्रूज हो, सबको प्रोटेक्शन मिली हुई थी। ये हम बात इसको नकार नहीं सकते। लेकिन अब जैसे कल क्रिसमस था और क्रिसमस के कई ऐसे हादसे हुए हैं,
तो एक तरह से माइनॉरिटीज को लेके, खास करके क्रिश्चियन कम्युनिटी, अलावाइट, दोनों को हम देख रहे हैं। अलावाइट भी एक शिया सेक्ट है, उससे जुड़ा हुआ। तो हम देख रहे हैं कि इनके माइनॉरिटीज के ऊपर सडनली एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड्स हमें दिख रहे हैं। और आगे आते समय में मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त ये कोई इलेजिटिमेट इसमें कोई ये जो उनके शक हैं या जो डर हैं वो बेबुनियाद हैं। आगे देखना पड़ेगा कि ये जो रूलर्स हैं, नए शासक हैं, ये कैसे अब मैनेज करते हैं और किस तरह का रवैया, एक तरह से आइडियोलॉजी क्या अडॉप्ट करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा आगे। अतुल जी, यहाँ पर अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें तो सीरिया में जिस तरह के हालात हैं उसमें बहुत ज़रूरी है कि एक तटस्थ हस्तक्षेप वहाँ पर हो। क्या इसकी कहीं ना कहीं आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है या कुछ हो रहा है इसको लेकर के वहाँ पर? अभी इस वक्त चंद्रशेखर जी नहीं दिख रही, क्योंकि अभी कोई कब समय हुआ है जब ये पावर टेक ओवर हुआ है। हमें कुछ नेगेटिव साइंस जरूर नजर आ रहे हैं। इसके पहले लेकिन एक अस्ताना में डायलॉग होता था, अस्ताना डायलॉग, जिसमें एक तरह से डायलॉग में सब जितने भी ग्रुप्स हैं वो वहाँ रिप्रेजेंटेड होते थे। रूस रिप्रेजेंटेड होता था, टर्की वहाँ पर रिप्रेजेंटेड होता था। तो एक ये नहीं है कि ये ग्रुप्स एक दूसरे को जानते नहीं हैं, वो एक प्रोसेस बैकग्राउंड में रहा है। मुझे लगता है जब जैसे ऐसे स्थिति अगर बिगड़ती है या होता है तो एक प्रेशर आएगा कि दोबारा से डिप्लोमेसी शुरू हो, इंटरनेशनल प्रेशर आएगा। तो एक वो जो है स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी जो प्रोसेस है उसको शायद बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अमेरिका नहीं है, अमेरिका को आना पड़ेगा बीच में। जो जितने भी प्लेयर्स हैं, ईरान को आना पड़ेगा बहुत प्रोमिनेंटली। तो वो अस्ताना प्रोसेस का अस्ताना प्लस प्रोसेस एक शुरू हो सकता है, लेकिन अभी हम उससे दूर हैं। अभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तेजी पकड़ रहा है, वो एस्केलेशन। अतुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इन दोनों खबरों पर अपना काफ़ी महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा ने बताया कि उसने पावर बैंक या दस्तावेज फोल्डरों के रूप में छिपे बमों का उपयोग करके मॉस्को में उच्च रैंकिंग वाले रूसी अधिकारियों और उनके परिवारों को मारने के लिए यूक्रेनी खुफिया सेवा द्वारा की गई कई साजिशों को नाकाम कर दिया है। इससे पहले यूक्रेन की खुफिया सेवा ने मॉस्को में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर से जुड़े बम में विस्फोट करके रूस के परमाणु, जैविक और रासायनिक सुरक्षा सैनिकों के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की उनके अपार्टमेंट भवन के बाहर हत्या कर दी थी। हमास ने इजराइल पर चल रही युद्ध विराम वार्ता में नई शर्तें लगाने और संघर्ष विराम समझौते में देरी करने का आरोप लगाया, जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने फिलिस्तीनी समूह हमास पर नए समझौते में नई बाधाएं पैदा करने का आरोप लगाया है। इस बीच गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान पहले की तरह जारी है। ताइवान में एक अदालत ने राष्ट्रपति पद के दावेदार को वेन जे को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया गया। ताइपे के मेयर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान रियल एस्टेट सौदे से जुड़े मामले में $5 लाख की रिश्वत लेने का आरोप है। इसके साथ ही उन पर राष्ट्रपति पद के अभियान के दौरान अभियान वित्त की गलत जानकारी देने का भी आरोप है। दक्षिण कोरिया के विपक्षी सांसदों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू पर महाभियोग चलाने के लिए एक प्रस्ताव दायर किया है। ऐसा तब हुआ है जब हान ने मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा नामित संवैधानिक अदालत के न्यायाधीशों को नियुक्त करने से इनकार कर दिया। मोजाम्बिक में विवादित चुनावों का विजेता घोषित किए जाने के बाद से फैली हिंसा और अशांति का फायदा उठाकर एक जेल से 1500 से अधिक कैदी भाग गए। वहीं स्थानीय प्रशासन ने बताया कि जारी हिंसा में अब तक 33 लोग मारे गए हैं। अजरबैजान से ग्रोजानी जा रहे यात्री हवाई जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद हवाई दुर्घटना के पीड़ितों के लिए शोक दिवस मनाया गया। इस दुर्घटना में कुल 38 लोग मारे गए थे।